मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च को, उसमें मार्केटिंग रिसर्च पढ़ लिया, रिसर्च प्लान भी पढ़ लिया, रिसर्च प्रोसेस भी पढ़ लिया। इसी में अब आगे बढ़ना है कि जब डाटा के ऊपर काम होता है तो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। मैं आपको डाटा के ऊपर भी पूरा वीडियो बताऊंगी, समझाऊंगी इस कंसेप्ट को भी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सैंपल क्या होता है ना। तो सैंपल क्या होता है और इसको जब हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सैंपलिंग। तो क्या है सैंपलिंग, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा। तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग एक प्रोसेस है। देखो, ये एक प्रोसेस होता है किस चीज का, जिसमें हम एक सैंपल को फॉर ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हैं ताकि कि हमें उसका एक एडिक्वेट और इंटरफेस ऑफ द पॉपुलेशन मिल जाए। यानी हमें जो भी रिसर्च करनी है उसके बारे में हमारा उसके एट्रीब्यूशन मिल जाए, जिस भी डाटा को हम एज अ सैंपल यूज कर रहे हैं। तो जब हम सैंपल उठाते हैं उसको बोलते हैं सैंपलिंग। अब सैंपल क्या है ये समझ सकते हो। एक सैंपल जो है ना स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव होता है। किस चीज का होता है स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव? जिसमें हम पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं एक ऐसी छोटी सी यूनिट जिसे हमने पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया। अब आपके दिमाग में आएगा पॉपुलेशन क्या है, बताते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझो। सैंपल क्या है? पॉपुलेशन की एक छोटी सी यूनिट। ठीक बात है। क्या होता है इससे? एक्चुअली सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन, होल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी पूरे का एक रिप्रेजेंटेशन, और वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जो उसकी पूरी बात को कहता हो। ये है सैंपल। अब इस सैंपल से क्या होगा, हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं उस पूरी पॉपुलेशन का उस सैंपल के जरिए। तो हम सैंपलिंग करते ही क्यों हैं, क्या जरूरत आ गई हमें सैंपलिंग करने की, और आगे सैंपल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं। तो आप एक डायग्राम देखो, आपके सामने एक चीज नजर आ रही है। हमने 3 सर्किल बनाए। 3 सर्किल में आप देखोगे सबसे बड़ा होता है टारगेट पॉपुलेशन, जिसको मैंने टारगेट करना है। पॉपुलेशन का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अलग अलग लोग हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप। अगर मैं जयपुर मेरा पॉपुलेशन लूं, या जयपुर और अजमेर या बीकानेर मेरा पॉपुलेशन लूं, तो ये मेरा एक बड़ा पॉपुलेशन हो जाएगा जो जयपुर अजमेर बीकानेर को कवर करेगा। यहाँ पे जयपुर की पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। मेरे लिए मेरे रिसर्च का पॉपुलेशन क्या है, तीनों जिलों की हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेरा पॉपुलेशन है। ये हो गया टारगेट पॉपुलेशन। मैंने राजस्थान के और डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं टारगेट किया ना, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट को किया, दैट इज माय टारगेट पॉपुलेशन। अब स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन क्या है? इसमें से मैं किन लोगों को उठाने वाली हूँ। ये जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है इसमें से मैं किसको उठाने वाली हूँ। हो सकता है मैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को उठाने वाली हूँ, तीनों जिलों में से। हो सकता है मैं किसी एजुकेशन लेवल को देख करके उठाने वाली हूँ, या मैं किसी के इनकम लेवल को देख करके उठाने वाली हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो हो गया मेरा स्टडी पॉपुलेशन। और उसमें से सैंपल, मैंने कहा कि जो लोग 50,000 रुपए महीना ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं वो मेरा स्टडी पॉपुलेशन है। उसमें से मैंने किन किन लोगों को लिया, मैंने 1000 लोगों को इसमें से सैंपल रूप में लिया, तो वो 1000 लोग मेरा सैंपल हो गए। वरना 50,000 रुपए महीना से 50,000 से ऊपर महीना कमाने वाले लोग इन 1000 लोगों से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर मैंने कोई 1000 लिए। ठीक है, तो 1000 जो लिए वो मेरा सैंपल, जो बाकी है वो सारा पूरा हो गया मेरा स्टडी पॉपुलेशन, और इससे ऊपर जो था वो था टारगेट पॉपुलेशन। आ रही है बात समझ में? तो पॉपुलेशन में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका एक सैंपलिंग ले लेते हैं। अब सैंपलिंग में होता क्या है, सैंपलिंग का एक फ्रेमिंग भी होता है, उसमें फ्रेम करते हैं। देखो, सैंपलिंग फ्रेम का मतलब होता है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसके बेस पर मैंने रिसर्च करना है या स्टडी करना है, वो होता है इसका सैंपलिंग फ्रेम। अब है पॉपुलेशन, वो मैंने बता दिया, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। टारगेट पॉपुलेशन लार्जर देन पॉपुलेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। टारगेट पॉपुलेशन जो होता है लार्जर देन पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक बात है। अब जरा आगे बात करते हैं। जब सैंपलिंग की प्रोसेसिंग की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि मेरा सैंपल साइज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, फिर उसके बाद मेरा सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा, मेरे सैंपलिंग का प्रोसेस क्या होगा, और उसके बाद में मैंने ये देखना है कि एक्चुअली मुझे क्या ऑब्जर्व करना है या मैंने क्या ऑब्जर्व किया।
अच्छा, अब सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा होमोजेनियस पॉपुलेशन भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन भी हो सकता है। होमोजेनियस है यानी सब लोग एक जैसे हैं, और हेट्रोजेनियस है मैंने अलग 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 बेसिस पर मैंने उसमें से एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, वो हो जाता है। अब अगर इसके प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सैम्पलिंग में सबसे पहली जो चीज होती है, हमें पॉपुलेशन डिफाइन करना होता है, मेरी पॉपुलेशन क्या है। उसके बाद मेरे सैम्पलिंग फ्रेम का डिटर्मिनेंट्स कौन कौन है, मैंने अभी बताया ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि सैंपल को कवर करेगी। तो हमें ये देखना होता है कौन कौन सी बातों के बेसिस पर हम ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम को डिटरमाइन करना होता है। उसके बाद में हमारा सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ये टाइप्स से आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर में हमारे दो तरीके की चीजें हो सकते हैं, देखो एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो हमारा सैम्पलिंग किस तरीके से होगा, और अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो हमारा सैम्पलिंग कैसे होगा, ये अलग अलग बात कर निर्भर करता है। अगर मेरा क्वांटिटेटिव है तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी मेरा सैम्पलिंग हो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें संभावनाएं हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसमें कोई संभाव्यता नहीं है। प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं जिसमें हम संभाव्यता की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे रैंडम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम जो काम कर रहे हैं, इसमें रैंडम का क्या होता है, किसी भी तरीके से हमने कोई चीज उठा ली रैंडम। 50 लोग थे, मैंने कोई भी, रैंडम का मतलब है कोई भी, बिना किसी बेस के, बिना किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही कोई 5 लोगों को उठा लिया, है ना, वो होता है। तो ये है रैंडम। रैंडम में कोई मेरा एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब है ऐसे ही, यूं ही, कुछ भी ऐसे, ठीक है। 10 लोग खड़े थे, मैंने किसी 2 लोग को बुला लिया, मेरा कोई इरादा नहीं था कौन से 2 लोग को बुलाऊंगी, बस कोई भी 2 लोग को मैंने बुला लिया, दैट इज रैंडम। बच्चों को रैंडम का मतलब नहीं समझ में आता, तो ये रैंडम समझ लो कि जब हम प्रोबेबिलिटी जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, उसमें रैंडम क्या चीज करती है। अब रैंडम से क्या होता है, एक तो हम इसमें बायस नहीं होते, एक इसमें हम कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करते, और इसका फायदा ये होता है हमें डाटा एनालिसिस करने में बहुत आसानी मिलती है। पर एक मुश्किल भी है, पता नहीं हो जो हमने जिस भी बंदे को बुलाया है वो होल रिप्रेजेंटेटिव हो या नहीं हो सकता है कि वो आधा अधूरा ही हमारी स्टडी का कवर करता हो और हम उसी के बेस पे हमारी पूरा डिसीजन दे दें, तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब आता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब होता है, पूरी पॉपुलेशन को हम 2 या 3 बड़े ग्रुप में बांट देते हैं, उस एक एक चीज को, एक एक ग्रुप को हम स्ट्राटा कहते हैं, स्ट्राटाफाइड हो जाती है, तो उसमें से हम कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, वो होता है स्ट्राटाफाइड, ठीक है। यानी एक पूरा बड़ा ग्रुप है, उसके हमने 2 या 3 ग्रुप्स बना दिए और एक उसको हमने स्ट्राटा नाम दे दिया, उस हर एक स्ट्राटा में से हमने उठा लिया, वो हमारा स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग होती है। अब एक बात हो जाता है क्लस्टर। अब क्लस्टर में क्या है, देखो क्लस्टर में क्या हो जाता है कि पूरी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है इसमें से एक एक हम उठा लेते हैं, एक सिंपल रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं सैंपल का, और हम कहते हैं क्लस्टर में से हमने उठा लिया, पूरी एक बड़ी पॉपुलेशन है उसको हमने ग्रुप्स में बांट दिया, सब ग्रुप्स कहते हैं जिसको अपन, और वो हो गए इसके क्लस्टर्स में से हमने चीजों को उठा लिया। इससे क्या होता है, हम क्लस्टर और पॉपुलेशन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, और इससे हमारे को थोड़ा सा महंगा पड़ता है। देखो स्ट्रैटाफाइड जो सैम्पलिंग मेथड है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्लस्टर मेथड, तो ये चीज देखना पड़ता है कि हम क्लस्टर मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं या स्ट्रैटाफाइड, ठीक बात है। अब आ जाओ जी सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक आपको मालूम है, मैंने ऐसा किया कि मैंने 50 लोगों की एक लाइन लगाई, और उन 50 लोगों में से मैंने हर 5वां बंदा उठाती गई, जो 5वां बंदा हर नेक्स्ट पे था, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 थे जो मैंने उठा लिए। तो इसमें क्या करा, मैंने एक इंटरवल तय कर लिया कि हर 5वां बंदा मैंने उठाना है। तो ये जो सिस्टमैटिक होता है, इसमें एक हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसमें हम उस ऑर्डर को पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। अगर मैंने 5वां उठाया, 10वां उठाया, या मैंने जो भी जिस तरीके से चीजें मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है, उस हिसाब से मैं पूरे पॉपुलेशन पे ये अप्लाई करती हूँ। तो इसके भी अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं। अब आ जाओ नॉन प्रोबेबिलिटी पर। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसमें हमने क्या कहा है कि चीजों को हम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रखने वाले। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्चुअली ये कहता है हम टोटल पॉपुलेशन को हम जानते ही नहीं है, और इसमें से हम कोई भी चीज उठाने वाले नहीं है, तो कोई संभाव्यता वाला मामला नहीं है। इसमें क्या होता है, यूनिट्स ऑफ सैंपल जो होते हैं ना, आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट।
या कन्वीनियंस, हम अपनी सुविधा या अपने दिमाग से हम उसको उठाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें हम संभावना से काम नहीं कर रहे, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, वो है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या आता है, नो स्टैटिस्टिकल टेक्निक की जरूरत, कोई जरूरत नहीं होती है। हम एक रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं ले रहे होते हैं ताकि हमें कोई स्टैटिस्टिकल डेटा की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। अब ये कितने तरीके के हो सकते हैं, जैसे कन्वीनियंस बेसिस, पर्पसेस बेसिस, कोटा बेसिस, स्नोबॉल बेसिस, ये सारे इसके बेसिस हैं। अब अगर बात करेंगे जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, उसमें हम अपनी सुविधा के आधार पर, जो रिसर्चर होता है उसकी सुविधा के आधार पर सैम्पलिंग किया जाता है। बहुत ही आराम से, बहुत इजी कॉस्ट पे ये काम हो जाता है। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाती है हमारी कन्वीनियंस। आगे की बात करते हैं, जो दूसरा है पर्पसिव। हमारा पर्पसिव में क्या होता है, हमारा क्या उद्देश्य क्या है, किसी स्पेसिफिक हमारा गोल या मोटिव होता है, उसको ध्यान में रख करके हम इस पर्पसिव को अप्लाई करते हैं। आगे आ जाते हैं कोटा। कोटा में हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट कर दिया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स का, उसको हम कह देते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो क्वांटिटेटिव था, उसकी प्रोबेबिलिटी में जो हमारा पास में स्ट्रेटाफाइड था ना, ये स्ट्रेटाफाइड ही कोटा सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी। बस ये समझ लेना, इसमें प्रोबेबिलिटी थी तो स्ट्रेटाफाइड कह दिया था, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी है तो हम इसको कोटा सैम्पलिंग कह देते हैं। रिसर्च का जो बजट होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम करने क्या वाले हैं, हम स्ट्रेटा यूज करेंगे या हम कोटा यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारा बजट कैसा है और हमारी समझ क्या कहती है। हमारी समझ के हिसाब से क्या हम नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, तब तो हम कोटा कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम स्ट्रेटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी स्नोबॉल। अब स्नोबॉल क्या कहती है, इसमें क्या होता है, एक की पर्सन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसके नेक्स्ट 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 उसको एक चेन बनाते जाते हैं। वो चीज हो जाती है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस कुछ ऐसी होती हैं या हम लोकेट करते हैं कुछ रेयर पॉपुलेशंस को, तब हम कहते हैं ये स्नोबॉल है। ये भी यूज किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक आता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, वो पर्पसफुल होता है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं जहां पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा काम करने वाले हैं, उसको हम दिमाग में रख करके तब हम रिसर्च करते हैं और ऐसे हम सैम्पलिंग इकट्ठा करते हैं। ये सारी चीज हो गई हमारे सैम्पलिंग में। अब सैम्पलिंग जब ले रहे होते हैं ना हम, उसमें कुछ एरर्स भी आ सकती हैं, तो सैम्पलिंग एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये समझ में आने लगे कि जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। देखो, दो तरह की गलतियां हो सकती हैं, एक होती है बायस्ड एरर और एक होती है अनबायस्ड। अब बायस्ड एरर कौन सी होती है, जिसमें जो सिलेक्शन हमने किया है सैम्पलिंग टेक्निक्स में, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है और सैंपल के साइज पर डिपेंड करती है, बायस्ड एरर होती है। और अनबायस्ड में, जिसको हमने रैंडमली कह सकते हैं, वो कहता है कि जो पॉपुलेशन है इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, उन सबके डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, वो अनबायस्ड हो जाती है। तो बायस्ड का मतलब वैसे होता है किसी के बारे में हम पहले से एक पूर्व धारणा अपने दिमाग में रख लें, वो होता है बायस्ड। अब इन सैंपल के एरर्स को हमें रिमूव अगर करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इसे रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, तो हमें इफेक्टिव इनामरेशन करना चाहिए, इफेक्टिव प्री टेस्टिंग करना चाहिए, कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजी वाइज जो होती है उनको यूज किया जाना चाहिए। हम एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करें, हम अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक कर ले। अगर हमने उसे स्पेसिफाई कर लिया तो हमारा सैम्पलिंग में जो होने वाली गलतियां हैं उसको हम वैसे ही स्टार्टिंग से ही रिड्यूस कर लेंगे। और अगर हमने सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया होगा रिसर्च से रिलेटेड, तो हम ज्यादा बेहतरीन काम कर सकेंगे और हमारे एरर्स को कम कर सकेंगे। आज ये एरर हो गई सैम्पलिंग की एरर। अगर कई बार होता है नॉन सैम्पलिंग एरर भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है उससे रिलेटेड नहीं है ये एरर, तो तब भी वो एरर तो है ही ना। तो ऐसे में जब हम सैंपल का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यानी उस पर जब काम कर रहे होते हैं, तब भी हमसे ये गलतियां हो सकती हैं। अगर रेस्पॉन्स जो लिया है वो अनएडिक्वेट आया है, तब भी हम अपनी गलती कर सकते हैं। मतलब सैंपल सही था पर रेस्पॉन्स सही नहीं आया। अगर हमने उस कंसेप्ट को सही तरीके से नहीं समझा, तब भी हमारी गलती हो सकती है। अगर हमने नॉलेज हमारे को प्रॉपर नहीं है, तब भी हमसे ये गलती हो सकती है। अगर हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं पूछे गए थे, या तरीके से नहीं हमने उनके आंसर लिए, या उनका जो इंटरप्रिटेशन किया वो हमने तरीके से नहीं किया, तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स होती है। लेकिन एरर तो है ही ना, और ये एरर का जो असर आता है वो हमारे रिजल्ट्स पर आता है।
इस तरीके से हमें सैंपलिंग में भी, मतलब डाटा कलेक्शन तो हम बाद में करेंगे, पहले सैंपल तो कर लें। तो सैंपलिंग में भी बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं कि सैंपल का प्रोसेस हम तरीके से फॉलो करें, सैंपल के एरर्स को हम मिनिमाइज करें, चाहे वो सैंपलिंग एरर हो या नॉन सैंपलिंग एरर हो, उसको हमें क्लियर समझना है। कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आज के क्लास में हमने समझी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर रिसर्च से रिलेटेड आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको इसमें लिंक भी मिल जाएगा और आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के भी चैनल के, और आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।